Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aslam and we will explain the physics MCQs. So question number 8. For motion on a curved path with constant acceleration, a magnitude of the ratio displacement divided by distance covered. So the correct option is option number D. For curved path, we know that distance is always greater than displacement. So the ratio of displacement divided by distance will be smaller than 1. Question number 9. A particle is moving with uniform speed can possess. So the correct option is A, radial acceleration. The linear velocity v has two things, speed plus direction. अगर स्पीड में चेंज आएगा so it will produce tangential acceleration, और अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा it will produce radial acceleration. So because हमें कहा गया है कि स्पीड इज कांस्टेंट, so इसका मतलब यह है कि there is no tangential acceleration, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकता है जिसकी वजह से रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है. इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, रेडियल एक्सेलरेशन कैन बी पोसेस्ड बाय द बॉडी. क्वेश्चन नंबर 15. अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 at constant rate a1 and then it retards at the constant rate a2 for time t2 and comes to rest. Then the ratio of t1 to t2 is equal to. So the correct option is B. यहां पे हमारे पास दो इंटरवल्स है. एक इंटरवल हमारे पास ये है जिसमें एक्सेलरेशन a1 और टाइम टेकन t1 है. चूंकि बॉडी ने स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट, सो द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट इंटरवल इज 0. दूसरे इंटरवल में हमारे पास एक्सेलरेशन है a2 और टाइम है t2. पहले इंटरवल के हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी होगी. लिहाजा हम पहले यूज करेंगे पहले इंटरवल के लिए ये इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस a1 t1. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पहले इंटरवल के लिए 0 है, सो द फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a1 एंड t1. दूसरे इंटरवल के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस a2 t2. यहाँ पे मैंने माइनस साइन इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर रिटार्डेशन होता है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और दूसरे इंटरवल के लिए हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है. लिहाजा दिस विल बी 0. Vi हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगी a2 एंड t2. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड इंटरवल. ये दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर होंगे जिस तरह मैं यहाँ पे मैंने लिखा है. सो Vf फॉर द फर्स्ट इंटरवल इज इक्वल टू Vi फॉर द सेकंड इंटरवल. सो a1 multiplied by t1 is equal to a2 multiplied by t2. So t1 divided by t2 is equal to a2 divided by a1. So this is the correct option. Question number 16. What is the angle in radian between the instantaneous displacement and acceleration during the retarded motion? तो retarded motion के दौरान चूंकि acceleration नेगेटिव होती है वो हमेशा displacement या velocity के साथ एंटी पैरेलल या अपोजिट होती है, तो इसलिए the angle will be pi radian. Question number 22. Which of the following statement is false for the motion with uniform velocity? So the correct option is C. Magnitude of displacement will be smaller than distance. यानी बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये ट्रू होते हैं पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये फॉल्स है, और हमसे फॉल्स स्टेटमेंट मांगा गया है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है. तो स्ट्रेट लाइन पे जब बॉडी जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे. यहाँ पर लेस देन लिखा है, लिहाजा ये फॉल्स हुआ और फॉल्स हमसे मांगा गया है. Question number 23.
A particle starts with initial velocity 10 meter per second. It covers a distance of 20 meter along a straight line in 2 seconds. What is the acceleration of the particle? So the correct option is A. Acceleration will be 0. क्योंकि हमें जो initial velocity दी है वो है 10 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 2 सेकंड अगर हम इसकी वेलोसिटी मालूम करें फाइनल बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय टाइम, दिस इज 20 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स. सो दिस इज अगेन 10 मीटर पर सेकंड. तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है. सो द चेंज इज नॉट देयर इन द वेलोसिटी, सो द एक्सेलरेशन विल बी 0. क्वेश्चन नंबर 32. The time rate of change of linear momentum of a free falling body is equal to, so the correct option is B, its weight. According to Newton law, हम लिखते हैं कि delta P by delta T is equal to force. The time rate of change of linear momentum is equal to the force. अब free falling body के लिए जो force है वो बराबर होता है weight of the body का. लिहाजा the time rate of change of linear momentum will be equal to weight of the free falling body. Question number 33. In projectile motion, the angle between the instantaneous velocity and acceleration at the highest point is 90 degree. The correct option is C. क्योंकि projectile motion में, this is the projectile motion, तो maximum height पर हमारे पास जो velocity है वो सिर्फ x component होता है और acceleration जो है वो g है, which is always downward. So the angle between them is 90 degree. Question number 42. Which of the following does not has the same unit as other? So the correct option is D, joule second. बाकी जो तीनों units है watt into second, electron volt, kilowatt hour, all these three units are the same. यानी ये तीनों energy के units है. D option joule second वो angular momentum का unit है, लिहाजा वो different है. Question number 43. A stationary satellites of a planet orbits at, so the correct option is B, at a definite height and dependent of its own mass. क्योंकि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की वो ऑर्बिट के रेडियस यानी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ उसके ऊपर डिपेंड करती है और इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट होता है. क्वेश्चन नंबर 52. The escape velocity for a body projected vertically upwards from the surface of Earth is 11 km per second. If the body is projected at 45 degree with the vertical, the escape velocity will be, so the correct option is D, 11 km per second, because the escape velocity of the body is independent of the angle of projection. चाहे हम उसको vertically upward project करें या किसी और angle पर project करें, यह सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप है. सो द escape velocity will still be 11 km per second. Question number 53. A cube has numerically equal volume and surface area. The volume of such a cube is, so the correct option is A. हमें गिवन है कि वॉल्यूम बराबर है एरिया का. तो क्यूब के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो L क्यूब होता है और हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास होता है 6 इंटू एल स्क्वायर. हर एक फेस का एरिया एल स्क्वायर होता है और हमारे पास 6 फेसेस होते हैं तो टोटल एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर. दोनों साइड्स को एल स्क्वायर से डिवाइड करें. सो दिस इज एल स्क्वायर, this is 6l square divided by l square. So l square और l square का कैंसिल, ये l square इस l क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा. We are left with l is equal to 6 units. अब हमारे पास जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो बराबर होता है l क्यूब. सो l हमने मालूम किया है 6 इंटू क्यूब. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 216 यूनिट्स. Okay, question number है 65. If the resultant of the two vectors having magnitude of 7 and 4 is 3, the magnitude of the cross product of the two vectors could be.
तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड फर्ज करें है 7, दूसरे का मैग्नीट्यूड है फॉर एग्जांपल 4, और इसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 3। तो इसका मतलब यह है कि दीज टू वेक्टर्स आर लाइंग अपोजिट टू ईच अदर। So if this is for example the 7 vector and this is the 4 unit vector, so the angle between them is 180 degree। तो अगर हम इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें, क्रॉस प्रोडक्ट A cross B will be equal to A into B into sine of 180। So this is 7 into 4 and sine of 180 is equal to 0, so the cross product will be 0। Question number है 66। Two forces of 100 Newton and 25 Newton are act concurrently on an object. These two forces could have a resultant force of, the correct option is C, 100 Newton। हमारे पास दो फोर्सेस गिवन हैं, वो है F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन और F2 हमारे पास है 25 न्यूटन। तो अगर हम इन दोनों की मैक्सिमम रिजल्टेंट मालूम करें, मैक्सिमम रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 125 न्यूटन दोनों को पैरेलल लेके, और मिनिमम रिजल्टेंट अगर हम मालूम करें दोनों को अपोजिट लेके, वो है हमारे पास 75 न्यूटन। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो पॉसिबल रिजल्टेंट्स है वो 75 न्यूटन से लेकर 125 न्यूटन के अंदर लाई करेगा। तो करेक्ट जो हमारे पास चारों ऑप्शन है उसमें 100 मौजूद है और 100 इस रेंज में आ रहा है, लिहाजा 100 इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 72। टू वेक्टर्स A and B are such that if A is reversed, the direction of the resultant is turned through 90 degree, then so the correct option is A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड। और ये इस तरह होगा, अगर हमारे पास ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा R। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये दो साइड्स बराबर है, लिहाजा ये एंगल जो है दिस विल बी 45 डिग्री। अगर हम B को रिवर्स करें, फॉर एग्जांपल हमने B को रिवर्स किया है, माइनस B लिया है, अब A और माइनस B का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला आएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों साइड्स अगेन बराबर है, लिहाजा ये एंगल भी 45 का होगा विद हॉरिजॉन्टल। सो दे इन टोटल एंगल को मिलाकर हम 45 प्लस 45 तो 90 का हो जाएगा, और ये तब पॉसिबल है जब वेक्टर A और वेक्टर B मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 73। The resultant of two vectors A and B is perpendicular to the vector A and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector B. The angle between A and B is, so the correct option is 150 degree, option number B। ये इस तरह होगा, हमें गिवन है कि फर्ज करें ये वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर A, जो रिजल्टेंट है वो A के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आएगा। ये भी गिवन है कि रिजल्टेंट जो है वो दूसरे वेक्टर B का हाफ है, सो दिस वेक्टर इज हाफ ऑफ अनदर वेक्टर B। तो दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बन रहा है, दिस इज वेक्टर B। तो हमने मालूम करना है ये A वाला एंगल थीटा, हमने मालूम करना है बिटवीन A एंड B। तो उससे पहले हम ये एंगल मालूम करते हैं पाई। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें हमारे पास साइन ऑफ पाई इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज हाफ B डिवाइडेड बाय B, B कैंसिल, दिस इज 1/2। सो पाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 30 का। तो बाकी जो हमारे पास ये वाला एंगल है, दिस इज 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। क्वेश्चन नंबर है 88। The uncertainty in the perimeter of a rectangle of each side length with uncertainty 0.1 centimeter is, so the correct option is C, 0.4 centimeter। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हर एक के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर। अब
पीरीमीटर को मालूम करने के लिए हम चारों साइड्स के लेंथ को ऐड करेंगे, तो उसके साथ साथ अनसर्टनिटीज भी ऐड हो जाएंगी। लिहाजा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 विल गिव यू 0.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 89, if A dot B is equal to 0 and A cross C is equal to AC, then the angle between B and C is, so the correct option is D, 0 डिग्री। इसका मतलब यह है कि A और B आपस में परपेंडिकुलर है, A और C आपस में परपेंडिकुलर है, यानी A जो है वो B और C दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यह है कि B और C आपस में सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, a vector A is equal to 2i plus 3j, then the angle of A with the y axis is, so the correct option is B, tangent inverse 2/3। देखो ये हमारे पास जो वेक्टर है इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसका हमारे पास ये है 2 और ये साइड है 3। ये एंगल इसका है थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमसे ये एंगल मांगा गया है विद द वाई एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करें तो इसका ये वाला साइड जो है 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये एंगल जब हम मालूम करेंगे टेंजेंट ऑफ पाई, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो दिस इज 2/3 and pi is equal to tan inverse 2/3। Question number 99, the dot product of a vector with its negative vector is negative। ठीक है, ये फर्ज करें अगर हमारे पास वेक्टर a है तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर होगा -a। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करें a डॉट -a, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, और हम देख रहे हैं कि a और -a के दरमियान एंगल 180 डिग्री है। सो दिस इज a स्क्वायर इंटू -1, सो दिस इज -a स्क्वायर, यानी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। क्वेश्चन नंबर 105, द एंगल बिटवीन टार्क्स ऑफ द कपल फोर्सेज इज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, 0 डिग्री। ये फर्ज करें हमारे पास दो कपल फोर्सेज हैं, this is one force, this is another force। तो अगर हम देखें ये वाला जो फोर्स है ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों के टार्क्स सेम डायरेक्शन में होंगे, सो एंगल विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 106, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ रॉड हैविंग लेंथ 10.0 सेंटीमीटर इज 5%, द अनसर्टेनिटी इन इट्स वॉल्यूम is, so the correct option is B, 6%। ये हमारे पास एक रॉड है, इसका जो एरिया है उसमें हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी है दैट इज 5%, और लेंथ हमें इसका दिया है 10.0 सेंटीमीटर, तो इसको हम अलॉन्ग विद द अनसर्टेनिटी लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ में हम मालूम करेंगे इस तरह 0.1 डिवाइडेड बाई 10.0 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100%, इससे हमारे पास आ जाएगा 1%। अभी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बराबर होता है L मल्टीप्लाइड बाई A का, लिहाजा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ और प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एरिया। तो हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, ये है 1% प्लस 5%, सो द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम विल बी 6%। क्वेश्चन नंबर है 112, वेवलेंथ ऑफ अरे ऑफ लाइट इज 0.00006 मीटर, इट इज इक्वल टू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज D, 60 माइक्रोन। वेवलेंथ हमें गिवन है लेमडा इज इक्वल टू 0.00006 मीटर, ठीक है। तो इसको हम यूँ करेंगे कि हम डिसिमल को, अगर हमने यहाँ पर 10⁻⁻6 प्रोड्यूस करना है तो डिसिमल को हमने राइट पे 6 प्लेसेस मूव करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये इस बिकम 60 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी ये बन जाएगा 60 माइक्रोन
माइक्रोन का मतलब है माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 113। The dimension of resistivity in terms of the MLT and Q, where Q stands for the dimensions of charge R, so the correct option is A. देखो resistivity के हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो है ओहम मीटर। अब इसके जो डायमेंशंस है वो हमारे पास इसके डायमेंशंस के बराबर होंगे। ओहम हमारे पास होता है वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पेयर का, और ये है एम। अब वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम का, और एम्पेयर हमारे पास होता है कूलम बाई टाइम सेकंड, सॉरी, एंड दिस इज मीटर। अब हम अगर जूल के डायमेंशन लिखे तो वो है एम एल स्क्वायर टी पावर -2। चार्ज के डायमेंशंस को हम लिखेंगे क्यू, और सेकंड के डायमेंशन है हमारे पास टाइम के कैपिटल टी, एंड दिस इज अनदर एल। सो एम एल स्क्वायर इंटू एल, ये हो जाएगा एल क्यूब। ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और जब ऊपर आएगा तो क्यू -2 हो जाएगा। Okay, question number है 122. Two quantities x and y have different dimensions. Which of the following operations is physically meaningful? So the correct option is A, x by y. क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो जब डिफरेंट डायमेंशन होंगे तो उन क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा x by y is a meaningful operation. Question number 123. The number of significant figures in 0.310 into 10 power 3 meter is, the correct option is C. हमारे पास जो नंबर है वो है 0.310 into 10 power 3 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, 10 के जो पावर्स होते हैं वो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते। डिसिबल से लेफ्ट पे जो जीरोस हो तो है सिर्फ, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो हमारे पास ये 3, ये 1 और ये 0 ये सिग्निफिकेंट है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। क्वेश्चन नंबर है 135। इफ a is equal to 2.331 centimeter and b is equal to 2.1 centimeter, then a plus b is equal to, the correct option is D, 4.4 centimeter। क्योंकि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है उसमें यह है कि जिस नंबर में सबसे कम डिसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही डिसिमल प्लेसेस हमारे आंसर में होंगे। तो अगर हम दोनों नंबर्स को देखें तो मेजरमेंट नंबर ए में 3 डिसिमल प्लेसेस है और मेजरमेंट नंबर बी में 1 डिसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में भी 1 डिसिमल प्लेस आएगा। 136 में है 3.1416 रेडियन इज इक्वल टू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 180 डिग्री। 3.1416 बेसिकली पाई है, तो पाई रेडियन हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर गिव्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये हमारे पास अगर आप ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो स्लोप का मतलब है y/x एंड u/r। तो अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन देखें, कैपिटल M E स्मॉल m डिवाइडेड बाई r होल डिवाइडेड बाई अनदर r। सो दिस इज माइनस कैपिटल G कैपिटल M E स्मॉल m r और r स्क्वायर हो जाएगा, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। Question number 146. The momentum of a particle is numerically double the kinetic energy. What is the velocity of the particle? So the correct option is A, 1 meter per second. कहा है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो ट्वाइस या डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है। सो दिस इज mv, दिस इज 2 एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो 2 के साथ कैंसिल, m के साथ कैंसिल, एक v के साथ कैंसिल, यहाँ पे रहता है 1 और यहाँ पर v। सो द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 155। A cricket ball is hit at 60 degree to the horizontal with the kinetic energy k. When the ball is at the highest point, its kinetic energy will be. तो highest point पर हमारे पास जो kinetic energy होती है वो बराबर होती है हाफ mv square into cos square theta, and this is half mv square and this is
cos 45 स्क्वायर। ये क्या है? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है k, और cos 45 स्क्वायर का मतलब है 1/4, 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर का मतलब है 1/4, सो k/4। Question number 156. A body of mass 100 gram is rotating in a circular path of radius r centimeter with constant velocity. The work done in one complete revolution is, so the correct option is D, 0. क्योंकि constant velocity है तो इसका मतलब यह है कि the body is only acted upon by the centripetal force, and the work done by the centripetal force is always 0. So it means that there is no work done on the body in one revolution. Question number है 165. A body of mass 5 kg is moving in a circle of radius 1 meter with an angular velocity of 2 radian per second. The centripetal force is, so the correct option is B. Centripetal force को हम लिख सकते हैं mr omega square. So this is given 5, this is 1, and this is 2 square. So this is 5 into 1 into 4, so this is 20 Newton. Question number है 166. The gravitational force of earth on a ball 1 kilogram is 9.8 Newton. The attraction of the ball on the earth is, the correct option is A, 9.8 Newton. Again, जितना फोर्स अर्थ अप्लाई करता है बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स बॉल अप्लाई करेगा अर्थ के ऊपर। एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर है 175. A body is falling down with decreasing acceleration. Its apparent weight, so the correct option is C, will increase. क्योंकि apparent weight हमारे पास जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं वो बराबर होता है mg माइनस ma। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो ये टर्म डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ये पूरा टर्म जो है ये इंक्रीज होगा। सो द apparent weight will increase. Question number 176. The radius of rotating disk is suddenly reduced to half without any change in its mass, then its angular velocity will be, so the correct option is A, 4 times. Because we know that the angular momentum is equal to I into omega, and omega will be equal to L divided by I. So this is equal to L divided by mr square. अब अगर हम r को रिड्यूस करेंगे तो नई एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी L, this is mr by 2 square. So omega prime will be equal to L divided by mr square by 4, and omega prime will be equal to 4 into L divided by mr square, and omega prime is equal to 4 into omega. So 4 times. Question number here 182. A body of mass m rotating in a circle of radius r with constant speed is acted upon by a tangential force F. Direction of the torque is the same as that of, so the correct option is D, change in angular momentum. क्योंकि हमें पता है कि टार्क बराबर होता है डेल्टा एल बाई डेल्टा टी का, तो जो डायरेक्शन डेल्टा एल का होगा वही डायरेक्शन टार्क का होगा। क्वेश्चन नंबर है 183. A boy lowers a bucket into a well. The work done is negative of R. So the correct option is A, tension in the string. क्योंकि टेंशन अपवर्ड होता है, बकेट नीचे जा रहा है, लिहाजा एंगल विल बी 180 degree between the displacement and the force. So cos of 180 will be -1. Question number 195. If the momentum of a body is increased to n times, its kinetic energy increases to, so the correct option is n square times. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बराबर होता है p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. अब अगर हम p को इंक्रीज करेंगे तो नई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, अगर हम p की जगह np करेंगे, so this is n square and p square divided by 2m. So this is n square and this is the initial kinetic energy. So नई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास n square times of the initial kinetic energy होगी। 196 है, a body possesses maximum gravitational potential energy, so the correct option is B, at infinity. क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है और इन्फिनिटी पर जीरो हो जाती है, एंड जीरो इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव वैल्यू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो दैट्स ऑल.